नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे, किसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। तो हमने मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में ये सारा डिस्कशन कर लिया था कि आखिर मोबाइल कम्युनिकेशन में हमारा क्या क्या होता है, कौन कौन सी हम मोबाइल की टेक्निक अपनाते हैं और उसी टेक्निक में हम कैसे एक वायर के थ्रू कई सारे सिग्नल भेजते हैं। ये सारी बातें हम वहां पर कर चुके थे। अब जो बात हम आज करने वाले हैं वो बात आपके लिए फैक्चुअल और पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हमने कंप्यूटर में किसके बारे में पढ़ा था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन में कौन कौन से मोबाइल आए, किस तरीके से मोबाइल में काम शुरू हुआ और किस तरीके से हम आगे बढ़ते गए, उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा से आगे बढ़ने से पहले जो हमारा एक नया कोर्स चल रहा है एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए टॉप 100 बैच, जो कि 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसकी जो फीस है वो 9,999 है, लेकिन दिवाली तक वो कोर्स आपको 7,500 रुपए मात्र में मिल रहा है, जो कि टॉप 100 बैच के लिए है। आपने अगर अभी एनरोलमेंट नहीं कराया है तो इस कोर्स के लिए आप एनरोलमेंट करा लीजिए, क्योंकि इसके बाद यही कोर्स आपको 15,000 रुपए में मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। इसमें अभी तक 900 प्लस वीडियो लेक्चर चल चुके हैं, पीडीएफ नोट्स मिलती हैं, एक लेक्चर को आप बार बार देख सकते हो। जो फैकल्टी आपको पीडीएफ नोट्स दे रही है वो अपने हैंड रिटन दे रही है, जैसा कि किसी अदर कोचिंग में नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इस कोर्स का 30% हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि अभी इस कोर्स को आए हुए सिर्फ 1 महीने हुए हैं और उस 1 महीने में एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 से 40% हिस्सा उस सिलेबस का, नए सिलेबस का कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि आपके नोटिफिकेशन आते से पहले पहले ये कोर्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से बन जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो आप में और डे टू डे इसमें क्या हो रही है, क्लासेस अपडेट की जा रही हैं। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मोबाइल नेटवर्क के जनरेशन के बारे में। अब जनरेशन से पहले हम आगे चलते हैं और हमने अब ये देख लेते हैं कि आखिर हमने अपनी क्लास में क्या क्या पढ़ लिया। शुरुआत के 2 लेक्चर जो मोबाइल कम्युनिकेशन में थे, तो हमने पढ़ लिया उसका परिचय, हमने पढ़ लिया जीएसएम, हमने पढ़ लिया सिम, हमने पढ़ लिया आईएमआई और हमने पढ़ लिया मोबाइल नेटवर्क टेक्निक। मतलब कि क्या होती है सीडीएमए, क्या होता है टीडीएमए, क्या होता है एफडीएमए, इनके बारे में हमने अच्छे से जान लिया, सीख लिया, समझ लिया। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उस नेक्स्ट क्लास में, और या फिर हम जो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पूरा का पूरा जनरेशन ऑफ मोबाइल को पढ़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट क्लास होगी उसमें हम आईटीयू और ट्राई और स्मार्टफोन के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रॉइड, आईओएस, एप्पल के क्या क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास का जो हमारा मेन मकसद होगा वो जनरेशन ऑफ मोबाइल होगा, और इस क्लास को आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है और इस महत्वपूर्ण क्लास में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। दूसरी बात, अगर आपको अलग से सिर्फ आईसीटी, मतलब कि आपको सिर्फ यूनिट, बाकी चीजें आपकी तैयार हैं और आपको सिर्फ यूनिट 9 ही बस पढ़ना है, तो आप रक्षा एकेडमी ऐप ज्वाइन कर लीजिए और उस रक्षा एकेडमी ऐप पर आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, जो कि सिर्फ यूनिट 9 पर होगा और उसकी कॉस्ट आपको वहीं पे मिल जाएगी। उस कोर्स में आपको सारे लेक्चर, जो भी आईसीटी से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो मिल जाएंगे। सारे लेक्चर्स के साथ हर टॉपिक के 30 प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे। मतलब कि उस क्लास में आपको करीब 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्री के अकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक वाइज। तो ये तो था। अब बाकी चीजें में अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आज की क्लास में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ मोबाइल, जनरेशन ऑफ मोबाइल। तो यहां पर हम सिर्फ मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम
ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस आई, कौन कौन से नेटवर्क आए, किस जनरेशन में क्या कमियां थी और उन कमियों को दूर करने के लिए हमने नेक्स्ट जनरेशन में क्या सुधार किया, किस प्रकार से सुधार किया, ये सारी चीजें, सारे नॉलेज को आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर मोबाइल को शुरू करने वाला कौन था? मोबाइल जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सा देश लेकर आया था? तो मैं आपको बता दूं कि 1979 में जापान कंट्री ने एनालॉग कम्युनिकेशन से, मतलब एनालॉग नेटवर्क का यूज करते हुए पहली बार मोबाइल का यूज किया और मोबाइल से कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आखिर मोबाइल कम्युनिकेशन की जनरेशन को स्टार्ट करने वाला कौन सा देश था? तो वो जापान था। कब मोबाइल कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हुआ? 1979 में स्टार्ट हुआ। किस नेटवर्क में इसको स्टार्ट किया गया? वो नेटवर्क कौन सा था? एनालॉग नेटवर्क। एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल कर आती है कि जापान ही एक ऐसा देश था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी शुरुआत की थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शुरुआत करने वाला कौन था? जापान था, जिसने ये बोला था कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंप्यूटर की 5th जनरेशन शुरुआत हो चुकी है। और इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? 1989 में, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपसे सवाल पूछा था कि 5th जनरेशन कौन सी कंट्री ने और कब स्टार्ट किया था? तो 5th जनरेशन भी 1981 में जापान ने शुरुआत की थी। और किसके साथ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब जो जनरेशन ऑफ मोबाइल है, तो जनरेशन ऑफ मोबाइल के बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा देख पाए थे, 1 या 2 मिनट। आज हम पूरी चर्चाएं करेंगे। तो जो हमने पिछली क्लास में देखा था, तो हमने ये देखा था कि जो मोबाइल की जनरेशन है वो कितने प्रकार में है? 9 प्रकार में बटी है। कंप्यूटर की कितनी थी? 5 प्रकार में थी। लेकिन मोबाइल की कितने भागों में बटी हुई है? 9 प्रकार में बटी हुई है। सबसे पुरानी कौन सी है और सबसे लेटेस्ट कौन सी है? सबसे लेटेस्ट 9 जनरेशन है और सबसे पुरानी कौन सी है? 1st जनरेशन है। अब जो 1st जनरेशन की बात करते हो, तो पिछली क्लास में बताया था पहली जनरेशन कहां से स्टार्ट हुई? 0G से। दूसरी जनरेशन आई 1G, तीसरी जनरेशन आई 2G, चौथी जनरेशन आई 2.5G, 5th जनरेशन आई 2.75G, 6th जनरेशन जो आई वो आई 3G, 7th जनरेशन जो आई वो 3.5G आई, 4th जनरेशन जो आई, 8th जनरेशन जो आई 4G, और आज की डेट पे जो वर्तमान जनरेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है? 5G चल रही है। तो आज हमें इस लेक्चर में पूरी कोशिश करनी है कि हम 0G से लेकर 5G तक पूरी चीजों को समझें, सीखें, सारे फैक्ट को ध्यान से पढ़ें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पर भारत ने 5G में 2020 या उसके पहले क्या क्या काम किया है भारत में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर 5G में भारत ने क्या क्या किया है। जैसे हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में चर्चा की थी कि सुपर कंप्यूटर में भारत ने क्या क्या काम किया है। तो अब जब बात यहां पर इस तरीके से निकल चुकी है, तो अब हम शुरुआत करते हैं 0G की कि आखिर 0G क्या था। तो पहली जनरेशन, और एक्चुअली में ये क्लास पूरी फैक्चुअल है, इसमें समझाने जैसा या बताने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल है। तो चीजें आप सुनकर लिखिएगा, समझिएगा और चलिएगा। जहां पर मुझे लगेगा कि ये चीजें आपको समझानी चाहिए वहां पे मैं समझाते भी चलूंगा। तो मोबाइल की जो पहली जनरेशन थी वो कौन सी जनरेशन है? 0G है। और अगर लिख ना पाओ तो स्क्रीनशॉट खींचते चलना। वैसे तो कोशिश करो कि मेरे साथ, मेरे बोलने के साथ लिखते भी चलो, क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनोगे और उसको सुनने के बाद आप जब लिखोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में डायरेक्टली हिट हो जाएंगी। और मैं इतना जल्दी या इतना फास्ट तो बोलूंगा नहीं, जो भी मैं फैक्ट बताऊंगा आराम आराम से एक एक फैक्ट को समझाते हुए बोलूंगा। तो आप उसको मेरे साथ ही लिखते हुए चलें। और हर फैक्ट के बाद, हर जनरेशन के बाद मैं आपको उसके बाद एक बोर्ड पूरा लिखने के बाद मैं उसमें आपको समय भी दूंगा कि आप उसको नोट डाउन कर लो या उसको स्क्रीनशॉट खींच लो। तो अब 0G की बात करो, तो 0G की जो बात आती है, तो इसमें जो हमने फोन यूज किया वो फोन कौन सा था? रेडियो फोन था। वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी का नाम सुना होगा, आर्मी में या पुलिस में यूज होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते थे? इन्हें हम टैक्सी फोन भी बोलते थे। और इसमें जो हम मीडियम यूज करते थे वो मीडियम क्या होता था?
हाफ डुप्लेक्स होता था, मतलब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनोगे, आप बोल रहे हो तो मैं सुनूंगा। ऐसा नहीं होगा कि साइमल्टेनियसली हम दोनों एक दूसरे की आवाज को बात करते हुए सुन सकें। तो इसमें एक बोल रहा था, दूसरा सुन रहा था। इस जनरेशन को हमने क्या बोला? इस जनरेशन को हमने बोला था जीरो जनरेशन। जनरेशन को हमने क्या बोला? जीरो जनरेशंस। जीरो जनरेशन के बाद ये जो चैनल थे, इसमें क्या होता था? इस सेल में पूर्व के दिनों को कॉल करने है तो मोबाइल ऑपरेटर से बात करनी पड़ती थी। मतलब कि इसमें हमें क्या करना पड़ता था? मोबाइल ऑपरेटर से बात करनी पड़ती थी और फिर मोबाइल ऑपरेटर हमारी कॉल को कनेक्ट करता था। कैसे? समझना। क्या होता था कि मान लो हम एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन कौन है? ये है। दो पर्सन हो गए। इनके बीच में तुम किसका नेटवर्क यूज कर रहे हो? मान लो आइडिया का नेटवर्क यूज कर रहे हो। तो अब आइडिया का ये मोबाइल ऑपरेटर हमारा कौन है? आइडिया है। और जहां से हमारे सिग्नल कनेक्ट होते हैं या गुजारे जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बोलते हैं। ये सारी चीजें हम आगे अभी सीखते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि आखिर एक्सचेंज क्या होता है, बाकी चीजें क्या होती हैं। ये सारी बातें भी हम वहां पर सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो हमने कॉल किया तो हमारा कॉल किसको कनेक्ट हुआ? इस आइडिया के कॉल ऑपरेटर को हुआ। फिर इसने कॉल उठाया। आज की डेट पे क्या है? आप कॉल करते हो, डायरेक्ट कॉल कौन उठाता है? सामने वाला व्यक्ति उठाता है जिसको आपने कॉल किया था। यहां पे जो आपने कॉल किया इस जनरेशन में, इस कॉल को उठाया किसने? इस ऑपरेटर ने उठाया। अब जब इस ऑपरेटर ने उठाया तो फिर आपने ऑपरेटर से कहा कि मुझे उस व्यक्ति से बात करनी है। तो फिर ऑपरेटर ने क्या किया? अपने एक्सचेंज से इस व्यक्ति को कनेक्ट किया और ये व्यक्ति जब इस एक्सचेंज से जुड़ गया तो फिर यहां से कॉलिंग इससे और फिर इससे गई। अब यहां पे गड़बड़ी क्या होती थी? यहां पे गड़बड़ी ये होती थी कि जो ये दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो ऑपरेटर बैठ के उस पूरी बात को, कन्वर्सेशन को सुनता था। मतलब कि आप किससे क्या बात कर रहे हो उस सारी बात की जानकारी इस ऑपरेटर के पास होती थी। ये इसकी सबसे बड़ी कमियां थी कि यहां पे जो मोबाइल ऑपरेटर की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। भूमिका इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि कॉल कनेक्टिविटी जो आज ऑटोमेटिक हो जाती है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, उस समय जीरो जी में क्या होता था? वो कनेक्टिविटी हमारे किसके माध्यम से होती थी? वो कनेक्टिविटी हमारे ऑपरेटर के माध्यम से की जाती थी। पहली बात। अब अगली बात क्या हुई इसमें कि इसका उपयोग केवल बेसिक वायर संचार के लिए हुआ। मतलब कि हमने सामान्य जो हमें वायर संचार करना था, जो हमें आवाज या बाकी चीजें करनी थी, उसके लिए ही हमने किसका यूज किया? उसके लिए ही हमने इस नेटवर्क का यूज किया। बाकी हमने किसी भी नेटवर्क का यूज नहीं किया। और इस जनरेशन में क्या थी? इस जनरेशन में यह थी कि यह तकनीक जो शुरुआत हुई, इसको इस्तेमाल किसने किया गया? इस तकनीक को सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया 1971 में। और किसने किया? ग्राहम बेल ने। और जो आपके टेलीफोन आते हैं, जो उस समय टेलीफोन आते थे फिनलैंड में। और आज आप एक बात याद रखना कि कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में कोई देश सबसे आगे है, वो देश कौन सा है? फिनलैंड था। सबसे पहले मोबाइल कम्युनिकेशन को स्टार्ट तो जापान ने किया था, पर इसमें नई नई क्रांतियां जो लाने का काम किया, वो क्रांतियां किसने लाई थी? वो क्रांतियां लाई थी फिनलैंड ने। शुरुआत भी कहां से हुई थी? मोबाइल, पहली बार टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो फोन की जो शुरुआत हुई थी वो कहां हुई थी? फिनलैंड में हुई थी 1971 में। और दूसरा सवाल कि टेलीफोन की जो खोज है किसने की थी? सबको पता होगा कि टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल ने। तो ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? टेलीफोन की खोज की थी। और इस टेलीफोन की खोज के लिए कौन जिम्मेदार था? ग्राहम बेल। कौन सी देश जिम्मेदार था? फिनलैंड। और जीरो जी जनरेशन जो थी वो आपकी मोबाइल जनरेशन नहीं थी, वो एक प्रकार से टेलीफोन जनरेशन थी, जहां पर जो हम वायर से सारी चीजें कनेक्ट कर रहे थे। आज की डेट पे जो हमारा कनेक्टिविटी हो रही थी, वो सारी कनेक्टिविटी किसके माध्यम से हो रही थी? वो सारी की सारी कनेक्टिविटी हम अब वायर की जगह टेलीफोन का ही एक वायरलेस टेलीफोन ले आए, है ना। तो ये सारी बातें हमने सीखी। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, जहां से हमारा एक्चुअल में मोबाइल का काम शुरू हुआ था। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, और नेक्स्ट जनरेशन में अब हम बात करेंगे किसकी? 1G की।
मतलब कि मोबाइल की फर्स्ट जनरेशन। वहां तो मोबाइल को, वहां पे तो हमने क्या किया, जो हम टेलीफोन यूज कर रहे थे उसकी जगह हमने क्या लगा रखा था, एक बॉक्स लगा रखा था, फिर रिसीवर लगा रखा था। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बॉक्स और रिसीवर की जगह हमने क्या किया, वहां पे फिर हमने 0G में आए तो हमने क्या किया, जो बॉक्स, जो आपका रिसीवर था वो टेलीफोन से कनेक्ट होता था, अब हमने उसको उठा लिया। मतलब अब उसके बीच में जो वायर का कनेक्शन था वो बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब भी हम वहां पर क्या कर रहे थे, टेलीफोन लाइन का तो यूज कर रहे थे। फर्स्ट जनरेशन में हम फुली तरीके से किस पे आ गए, मोबाइल कम्युनिकेशन में। अब हमने इस पे जो टेक्निक अपनाई, तो देखो पहली टेक्निक अपनाई जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, FDMA, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, उसी के बारे में हम आज इस क्लास में जानेंगे, पढ़ा। फिर उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1980 में इस पे परिचय मतलब बताया गया। और शुरुआत कब हुई, शुरुआत हो गई इसकी 1981 में, इसे क्या किया गया, स्टार्ट कर दिया गया। 1980 में बता दिया गया कि भाई हम ऐसे कम्युनिकेशन करेंगे। 1981 में हमने क्या किया कि इस कम्युनिकेशन को स्टार्ट भी कर दिया। इसके बाद हमने जो इस पे स्पीड थी, शुरुआत में जो सबसे पहले स्पीड थी, आज तो हम जीबी में बात करते हैं, एमबी में बात करते हैं, उस समय स्पीड कितनी थी, 2.5 kbps। अब यहां पर एक बात और समझ लेना कि के कैपिटल बीपीएस, इसका फुल फॉर्म होता है किलोबाइट पर सेकेंड, और के स्मॉल बीपीएस ये होता है किलो बिट पर सेकेंड। और हमारे टेलीफोन नेटवर्क में ये वाला यूज होता है, ना कि ये वाला। याद रखना दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि 8 बिट बराबर क्या होती हैं, 1 बाइट होती है। ये बात भी समझ के रखना। तो ये चीजें तो हम डेटा उसमें पढ़ेंगे, पर यहां पर आप इस चीज को भी समझ के रखना, क्योंकि गलतियां यही होती हैं, आपसे स्पीड पूछा जाता है और आप कैपिटल बी लगा देते हो। तो यहां पर आप स्मॉल बी का यूज करना, 2.4 kbps। इसमें जो सिग्नल यूज किए गए वो सिग्नल क्या थे, एनालॉग सिग्नल थे। सिग्नल का जो यूज हुआ वो कौन सा था, एनालॉग सिग्नल था। दूसरी बात, इसमें कमियां क्या थी कि जो इसकी बैटरी पावर थी, मोबाइल की जो बैटरी पावर थी वो बहुत कमजोर थी। बैटरी पावर कमजोर थी, ज्यादा देर तक आपकी बैटरी चल ही नहीं पाती थी। दूसरी बात, बैटरी पावर कमजोर होने के कारण जो इसका आकार था वो बड़ा आकार था, तो आप लेके ज्यादा नहीं घूम सकते थे। और तीसरा सबसे बड़ी कमी थी निम्न वायस गुणवत्ता। ये इसकी तीसरी कमी थी कि यहाँ पे जो वायस की गुणवत्ता थी, आवाजों की जो गुणवत्ता थी वो बहुत ज्यादा निम्न थी। मतलब आप क्लियरली किसी से, जैसे आज आप क्लियरली बात कर पा रहे हो, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो या आप फोन पे बात कर पाते हो, वैसी बातचीत आप इस पे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये था, इस पीढ़ी को बेहतर और इसकी सीमा सेल की सहायता से स्थापित की गई। और यहीं पे हमने क्या किया, जो पिछली क्लास में हमने सेल यूज किया था उसका कॉन्सेप्ट यहीं पे आया। मतलब अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि सेलुलर सिस्टम को स्टार्ट करने वाली या सेलुलर सिस्टम स्टार्ट होने वाला पहला जनरेशन कौन थी, तो सेलुलर सिस्टम को स्टार्ट करने वाली पहली जनरेशन कौन सी थी, फर्स्ट जनरेशन थी। कब स्टार्ट हुई, 1981 में। तो सेल का जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पहली क्लास में, वो कॉन्सेप्ट कहां से आया था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल से आया था। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी, फर्स्ट जनरेशन। आप जल्दी से इस फर्स्ट जनरेशन का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करो। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड में। चलो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन की। तो नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी थी वो कौन सी आई, हमने लिस्ट में देखा था 2G। हमने इसको नाम क्या दिया, सेकेंड जनरेशन।
सेकेंड जनरेशन। अब जो ये सेकेंड जनरेशन थी, इसमें क्या क्या काम हुआ? तो देखो, इसमें हमने क्या यूज किया, वहां पे जो हम टेक्निक यूज कर रहे थे वो टेक्निक क्या थी? एफडीएमए थी। लेकिन यहाँ पे जो हम टेक्निक यूज करने लगे वो टेक्निक क्या हो गई? टीडीएमए और सीडीएमए। मतलब कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मतलब कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे। टाइम मतलब हम पूरे सिग्नल को टाइम के अकॉर्डिंग, कोड मतलब हम पूरे सिग्नल को कोड के अकॉर्डिंग। तो ये जो कर रहे थे तो ये टाइम डिवीजन और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो गए। अब इसी में जो चर्चा हुई वो चर्चा क्या थी कि इसकी शुरुआत हमने जो की वो कब हुई? 1991 में। याद रखना, एक आया 1981 में, एक आया 1991 में। 1991 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें जो हमने सिग्नल, देखो अब टाइम आ गया, कोड आ गया, तो जो सिग्नल था वो सिग्नल भी क्या हो गया? मोबाइल कम्युनिकेशन में डिजिटल सिग्नल आ गया। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मोबाइल कम्युनिकेशन में डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किस वर्ष या किस जनरेशन में किया गया? तो वर्ष कब था? 1991। जनरेशन कौन थी? सेकेंड जनरेशन थी। स्पीड में भी बढ़ोतरी हुई। जो पिछली जनरेशन थी उसमें स्पीड कितनी थी? 2.4 थी। इसमें जो स्पीड आई वो स्पीड क्या हो गई? 64 kbps हो गई। दूसरी बात, इसमें हमें किसकी सुविधा? वहां पे तो हमें सिर्फ कॉल की सुविधा मिल रही थी, यहाँ पे डिजिटल आने के कारण हमें क्या दे दिया गया? एसएमएस की भी सुविधा प्रोवाइड कर दी गई। मतलब कि जो एसएमएस की भी सुविधा मिली वो हमें कहाँ मिल गई? यहाँ मिल गई। जो कॉलिंग की सुविधा थी वो वहां पे जो निम्न थी, यहाँ पर क्या कर दिया गया? बेहतर तरीके से प्रदान की गई। लेकिन कमी क्या थी? इसकी भी कुछ कमियां थी। तो कमी क्या थी? जटिल डेटा, काम संचार अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, हम इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। मतलब डेटा नियंत्रण में हमारी कमी थी, जटिल डेटा हम भेज नहीं सकते थे, और डिजिटल सिग्नल कमजोर होने के कारण हमारी कभी ना कभी कॉलिंग में जो दिक्कतें आ रही थी वो अभी भी आ रही थी। क्या दिक्कतें? जैसे डिजिटल सिग्नल में आपका कॉल ड्रॉप होता है, मतलब आप किसी व्यक्ति को कॉल कर रहे हो और वो कॉल किसी और व्यक्ति को लग जाए या कॉल ही ना लगे, वो कॉल ड्रॉप होता है। तो वो उसकी भी सुविधा यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में थी। तो ये था। अब इनको दूर करने के लिए हम नेक्स्ट जनरेशन में चले गए, थोड़ा सा और सुधार किया। तो जल्दी से इसे लिखो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो या लिखो, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप YouTube चैनल पे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रक्षा एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इंस्टाग्राम, दोनों से जुड़िए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आपको बहुत सारी जानकारी प्रमोशन से रिलेटेड नहीं, आपके प्री और मेंस के क्वेश्चंस वहां पे भी मिल जाते हैं। तो वहां पे भी आप जुड़िए। और अगर आपको ये कोर्स खरीदना है तो आप रक्षा एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगली जनरेशन में, जो कि जनरेशन है 2.5G। अब 2.5G में क्या हुआ कि 2.5 जनरेशन थी, इसमें हमने किसका प्रयोग किया? अब आपने नाम सुना होगा जीपीआरएस। अब जीपीआरएस, अगर आप 2000 के समथिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी या उससे पहले के भी लोग होंगे तो जीपीआरएस को बहुत ज्यादा अच्छे से सुना होगा आपने। तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या था? जी से जनरल, पी से पैकेट, आर से रेडियो और एस से सिग्नल सर्विस। काम क्या हुआ? मतलब क्या हुआ जनरल पैकेट रेडियो सर्विस का? तो देखो, आपने पिछले उसमें ये देखा कि जो हमारा जटिल डेटा वीडियो था, मतलब जटिल डेटा सबसे ज्यादा वीडियो में ही होता है, क्योंकि इसमें ऑडियो भी होती है और वीडियो भी, इमेजेस भी होती हैं। तो इस जटिल डेटा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, हम भेज नहीं पा रहे थे, डिजिटल सिग्नल भी हमारा क्या था? कमजोर था। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हम जीपीआरएस लेके आए। इसमें हमने क्या किया? रेडियो टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने डेटा के क्या बनाए? छोटे छोटे पैकेट्स बनाए।
जो हमारा डेटा ट्रांसफर करना था उस डेटा को हमने छोटे छोटे पैकेट्स में बांटा और फिर उस डेटा को हमने क्या किया, इस रेडियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसमिट किया। तो जो जटिल डेटा नियंत्रित नहीं हो रहा था अब वो टुकड़ों में बट गया, टुकड़ों में बट गया तो आप चीजें नियंत्रित हो गई। जैसे आपको 100 किलो का वजन ये नीचे से ले जाना है, ऊपर तक रखना है, घर में अपने छत पर रखना है, तो आप एक साथ 100 किलो का वजन नीचे से ऊपर 100 सीढ़ियां चढ़ के नहीं ले जा सकते। आप उसको क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे और फिर आप ऊपर लेकर जाओगे, आसानी से चला भी गया और प्रॉब्लम भी नहीं आई। वही चीज यहाँ पे की गई कि जो आपका बड़ा डेटा था उस बड़े डेटे को छोटे छोटे टाइम में एक डेटा में बांट दिया गया। तो जो आप ये आपके मोबाइल में आप देखते हो ना 2 जैसे आपके मोबाइल में देख लो 3.5 MB पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में आपके मोबाइल में जो डेटा आ रहा है वो कितने पैकेट का है, 3.5 का। तो इसको जो हमने छोटे छोटे पैकेट में बांट दिया तो ये जो बंटवारा कहलाया, यही बंटवारा क्या कहलाया, GPRS, और यही से आपका जटिल डेटा कंट्रोल होने लगा। अब हमने इस पे कौन सी, ये प्योरली सेलुलर टेक्नोलॉजी थी। अभी तक जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो उतनी प्योर नहीं थी, लेकिन ये पूरी तरीके से सेलुलर टेक्नोलॉजी थी, प्योर तरीके से। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कॉल के लिए सर्किट स्विच किए। अब हम यहां पर ऑटोमेटिक चले गए। अब हमारा जो ऑपरेटर बैठा था उस ऑपरेटर की जरूरत नहीं थी, हमने सर्किट बना लिया। तो कॉलिंग के लिए हमने सर्किट स्विच किया और जो हमारा इंटरनेट था, इंटरनेट के लिए हमने किसका यूज कर लिया, पैकेट की स्विचिंग कर ली। मतलब कि हमने इंटरनेट जो यूज करना था, जो हमें वीडियो, इमेजेस, सारी चीजें ट्रांसफर करनी थी, उसके लिए हमने डेटा के पैकेट्स बनाने लगे और जो हमें कॉल करना था उस कॉल को हमने किसके माध्यम से भेजना शुरू कर दिया, रेडियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। डेटा के वॉल्यूम पर DPR, अब जो इस पे चार्जेस हुआ, चार्जेस कहां से निकलने लगा, डेटा के वॉल्यूम से। डेटा के वॉल्यूम से, जैसे आपको याद होगा आज भी आप देखो तो 100 रुपए में 2 GB डेटा, 3 GB डेटा। तो यहाँ पे ये जो डेटा का वॉल्यूम है ये चार्जेस आपको लगने लगे। दूसरी बात, यहां से हमारी इंटरनेट या वेब कॉलिंग भी शुरू हो गई, मतलब हम अब इंटरनेट के माध्यम से भी कॉलिंग करने लगे। दूसरी बात, हम इसी जनरेशन में आ गए तो हमारे MMS बनने, MMS को सेंड करने लगे, फोन कॉल होने लगे और वेब सर्विस भी हो गई। वेब सर्विस में हमने इंटरनेट का यूज करने लगे, मतलब कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा 2.5G। अब सवाल ये आता है कि इसकी स्पीड कितनी थी, तो यहां पर स्पीड बढ़ गई 64 kbps से, 64 kbps से बढ़कर हो गई 140 kbps तक, इसके बीच में स्पीड। तो स्पीड में भी कुछ इंक्रीमेंट आया और इसमें हमने यहीं से हमने GSM का भी प्रयोग करने लगे। तो अब जो आपसे सेलुलर की प्योरली बात आएगी तो GSM का प्रयोग भी कहां से होने लगा, यहीं से होने लगा 2.5G से। तो जल्दी से इस डेटा को भी आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करो, उसके बाद हम चलते हैं 2.75G में। आज हमें जनरेशन ऑफ मोबाइल में पूरी कोशिश करना है कि आज हमारा ये लेक्चर जनरेशन ऑफ मोबाइल का पूरा कंप्लीट हो जाए। हो गया? तो नेक्स्ट हम चलते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में 2.75G। अब 2.75 में आपने सुना होगा EDGE। आपके मोबाइल में जब आप इंटरनेट चालू करते थे तो उस समय EDGE भी लिखा हुआ आता था। तो जो EDGE आया वो EDGE में क्या हुआ, अब हमने क्या किया, इनहैंस्ड, ई से मतलब हो गया इनहैंस्ड, और D से हो गया डेटा, enhanced data rates for GSM evolution।
अब यहाँ पर जीएसएम एवोल्यूशन में हमने क्या किया, डेटा रेट्स को और इनहेंस कर दिया। मतलब वहां पे जो स्पीड थी वो 64 थी, वो यहाँ पे हो गई। यहाँ पे हम जीएसएम टेक्निक को और एडवांस लेकर आए, मतलब हमारी जीएसएम टेक्निक एडवांस हो गई। ये जीपीआरएस का अपडेटेड वर्जन था। ईडीजी जो काम हम जीपीआरएस में कर रहे थे वही काम हम यहाँ भी कर रहे थे, पर यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया तो चीजें हो गई, स्पीड जो थी वो क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, बढ़ गई। दूसरी बात, ये जीपीआरएस की तुलना में 3 गुना तेज हो गया, तो इनहैंस होगा तो डेटा रेट भी तो बढ़ेगा। काम वही था जो जीपीआरएस काम कर रहा था, वही काम ये भी कर रहा था, लेकिन हमने इसमें क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, तो स्पीड बढ़ गई। इसमें हमने क्या किया, इसमें जो हमने डेटा टेक्नोलॉजी यूज की वही थी जीपीआरएस की तरह, कि हमने इसमें भी क्या किया, जीपीआरएस में जो हम रेडियो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वही टेक्नोलॉजी हमने यहीं पे यहाँ पे भी यूज किया, बस डेटा की स्पीड बढ़ जाने के कारण 3 गुना हो गई। तो मतलब यदि मैं 144 kbps की बात करूं तो इसका जो 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, 3, 4 kbps, मतलब स्पीड अब 500 के करीब पहुंचने लगी। तो आप देखो डेटा क्या हुआ, इनहैंस्ड होना शुरू हो गया, और यही डेटा इनहैंसमेंट आपका हो गया। दूसरी बात, अब जो 2.75 थी ये पूरी तरीके से 2.5G थी, बस क्या हुआ था, स्पीड को हमने बढ़ा दिया था। तो अब 2.5G के बाद हमारी नेक्स्ट आ गई, जो कि हमारे लिए कौन सी थी, 3G, थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें आपने देखा होगा, इसको हम नाम देते हैं UMTS। आपके मोबाइल में अगर 3G यूज करो तो UMTS लिखा जाता है, क्या, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज। और दूसरा आपके मोबाइल पे देखा होगा, आपने लिखा देखा होगा WCDMA। तो जो आप CDMA यूज कर रहे थे उसका और एडवांस वर्जन आ गया, वाइल्ड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मतलब जो हम मल्टीपल एक्सेस की टेक्निक अपना रहे थे वो स्पीड में थोड़ा सा कम थी, तो उसकी स्पीड को हमने क्या किया, और इनहेंस किया, और इनहेंस करने के कारण ये और बढ़ गया। और ये जो टेक्निक आई थी ये कब आई थी, 2000 में, इसीलिए हम बोलते हैं CDMA 2000। क्यों बोलते हैं, अब इसमें जो था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस था वही था, बस इसमें डेटा रेट जो था वो और ज्यादा इनहैंस्ड हो गया, और ज्यादा स्पीड बढ़ गई। इसमें जो स्पीड बढ़ी वो कौन सी पहुंच गई, 2 Mbps की स्पीड पहुंच गई। मतलब 432 से हम सीधे स्विच कर गए Mbps में, मतलब मेगाबाइट में, सॉरी मेगाबिट में। उसके अलावा इसका प्रयोग जो हमारे नए स्मार्टफोन्स आने लगे थे, स्मार्टफोन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उन स्मार्टफोन में इनका प्रयोग हुआ। इसकी जो शुरुआत हुई थी, देखो यहीं पे लिख दिया 2000 में, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2000। इसमें जो गति थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, गति बढ़ गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें मिल गया, अधिक सुरक्षा हो गई, मतलब हमारी कॉल को अब और कोई सुन नहीं सकता था, हमारे डेटा को और कोई देख नहीं सकता था, इनक्रिप्टेड था। और टीवी स्ट्रीमिंग होने लगी, मतलब ऑनलाइन सिग्नल की, ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग थी वो कहां से शुरुआत हुई, वो यहीं से शुरुआत हुई, UMTS से। इसकी कमियां क्या थी, इसकी कमी थी कि ये बहुत महंगी तकनीक थी। याद होगा आपको, एक 3G का डेटा खरीदने के लिए आपको 100 रुपए में आपको सिर्फ 200 MB या 300 MB ही 3G डेटा मिलता था। तो तकनीक क्या थी, महंगी हो चुकी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण में बहुत चुनौती थी, मतलब 3G नेटवर्क के लिए जो हमें कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप करना था वो बहुत ज्यादा कठिन था, महंगा भी था, कठिन भी था। और बैंडविड्थ जो हमें चाहिए होती थी वो बैंडविड्थ हमें बहुत ज्यादा चाहिए होती थी। बैंडविड्थ के बारे में मैं बता चुका हूं, बार बार किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पिछले लेक्चर में जाके देखिए। तो बैंडविड्थ जो थी वो बहुत ज्यादा थी। इसकी जो फ्रिक्वेंसी बैंड रखा गया, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बस इतनी ही चीजें पूछेगा। फ्रिक्वेंसी अगर पूछे तो इसका फ्रिक्वेंसी बैंड था क्या, 2100 मेगाहर्ट्ज, मतलब इसके ऊपर ही जाने पर हमें ये मिलता था। और इसमें हमने क्या किया, इसमें जो डेटा था, यहां पर भी जो डेटा था वो पैकेट के माध्यम से था, पैकेट माध्यम में ही डेटा आपको मिलता था। तो ये थी आपकी 3G टेक्निक। तो ये थी 3G तकनीक को भी आप जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट खींचो। फिर उसके बाद हम चलते हैं 3.5G।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एडवांस में जाते हैं। आज अपने को 4G कंप्लीट करना है, जिससे नेक्स्ट क्लास में हम 5G और 5G के साथ फिर हम पढ़ेंगे उसमें ITU और किसके बारे में, ट्राई के बारे में। और फिर लास्ट क्लास जो होगी ये चौथी क्लास में जाएगा, और चौथी क्लास में हम फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, स्मार्टफोन्स के बारे में। तो आज की क्लास में हमें 4G कंप्लीट करना है, नेक्स्ट क्लास में हम 5G, ITU और ट्राई की बात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर उस पे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि क्या है 3.5G। अब जब 3.5G की बात आती है तो यहां पे आपके मोबाइल में आप देखा होगा आपको H+ लिखा मिलता है। तो ये H+ है क्या, HSDPA, मतलब कि हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। मतलब अब जो आप डाउनलोड कर रहे थे वो हाई स्पीड हो गया। इसी में आप एक चीज और याद रखना, 3.75G वहां पे क्या हुआ, HSUPA, ये दोनों एक साथ चलते हैं। यहां पे भी आपको H+ ही मिलेगा लिखा हुआ। तो 3.5G और 3.75G, तो इसीलिए मैंने इसको एक बार में बता दिया, हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। मतलब कि हाई स्पीड आपको डाउनलोडिंग भी मिलेगी, हाई स्पीड आप डेटा अपलोड भी कर सकते हो। अपलिंक मतलब भेजना और डाउनलिंक मतलब डाउनलोड करना। तो हाई स्पीड में आप डेटा भेज भी सकते हो, हाई स्पीड में आप डेटा एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये जो अपलिंक और डाउनलिंक थी, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, यहीं से आया, HSUPA और HSDPA 3.5G 3.7। यहां पर स्पीड बढ़कर कितनी हो गई, 7.2 Mbps की, मतलब 2 से कहां पहुंच गए 7 में। और इसका उपयोग कहां किया गया, मोबाइल टीवी स्ट्रीमिंग में। आज अपने मोबाइल से आप OTT प्लेटफॉर्म में जो गाने सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो, या वीडियो देखते हो, या ऑनलाइन लाइव मैच जो देखते हो, वो सारी खासियत आपको कहां मिली, यहां पर मिली। और इसमें स्पीड कितनी हो गई, इस पे स्पीड बढ़कर हो गई 21 Mbps। मतलब कि HSUPA में क्या हो गया 21। और इन दोनों टेक्निक में जो बाकी सारी चीजें थी, बाकी जो सारा कॉन्सेप्ट था, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका किस पे डिपेंड करता था, आपका 3G नेटवर्क जैसा ही था। मतलब अंतर कुछ नहीं आया, अंतर सिर्फ जैसे आपका 2.5 और 2.75 में भी अंतर क्या था, सिर्फ काम को हमने और एनहांस कर दिया था। तो यहां पर भी हमने नेटवर्क को और एनहांस कर दिया, मतलब और बढ़ा दिया, जिससे हमारी स्पीड 2 Mbps से क्या हो गई 7.2 Mbps और 21 Mbps। बाकी जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, जिस प्रकार से हम काम करते थे, वो सारा का सारा काम हमारा किससे होता था, 3G टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड था। मतलब कि CDMA 2000 पर ही बेस्ड था, बस हमने स्पीड को बढ़ाकर ज्यादा कर दिया था। अब जब स्पीड बढ़ चुकी तो उसके बाद हम आ गए किसमें, अपने नेक्स्ट में, जो कि हम आज अपने मोबाइल पर यूज करते हैं, कौन सा, 4G जनरेशन। अब 4G की बात करो तो 4G में हम दो चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, एक लाइट, एक वी लाइट जिसे वोल्टी बोला जाता है, और एक होता है वाईमैक्स। अब वाईमैक्स तो आपके कंप्यूटर में और इंटरनेट में बहुत ज्यादा हाई स्पीड का वाईफाई डेटा देने के लिए था। लाइट और वी लाइट मतलब वॉइस लाइट, इनका मतलब क्या था, इसमें जो डेटा था वो HSPA+ हो गया। मतलब जो टेक्नोलॉजी थी वो CDMA 2000 ही थी, बस डेटा को और इनहेंस कर दिया गया, स्ट्रक्चर को और इनहेंस कर दिया गया। और हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो गया लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और ये कौन सा हो गया, वॉइस ओवर
लॉन्ग टर्म मतलब अब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी कॉल कर सकते थे, वीडियो कॉल कर सकते थे, वो क्या कहलाया आपका वोल्टी और लाइट। मतलब आज की डेट पे हमें कोई ऐसा ऐप डाउनलोड नहीं करना है जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉल करें, हम डायरेक्टली अपने फोन से ही इन नेटवर्क का यूज करके वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और यही था। अब ये शुरू कब हुआ, तो ये 2000 के उत्तरार्ध में, मतलब 2000 के उत्तरार्ध में मान के चलो कि ये 2007-2008 के समय इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब इसमें जो स्पीड थी वो स्पीड 21 से बढ़कर कितनी हो गई, 100 Mbps की स्पीड हो गई। इसका जो अन्य नाम है सबसे इंपॉर्टेंट कि 4G का एक अलग से दूसरा नाम दिया गया है मैजिक। ये नाम दिया है ITU ने, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। 4G का एक नाम है मैजिक, जादू। और वो मैजिक का नाम क्या है, M से होता है मोबाइल कम्युनिकेशन, मैजिक जादू। अब ये जादू का फुल फॉर्म क्या है याद रहना चाहिए, M से मोबाइल कम्युनिकेशन, A से एनीवेयर, एनीवेयर एनी टाइम, मतलब आपको मोबाइल कम्युनिकेशन कहीं भी कभी भी। G से क्या होगा, G से हो जाएगा ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट, मतलब जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो आपको कहीं भी किसी भी जगह भी प्रोवाइड किया जा सकता है, किससे, ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट से। अब जब ये आ गया तो I से हो गया, कलर बदल देता हूं तो समझ में आएगा, I से हो गया यहां पर क्या, इंटीग्रेटेड वायरलेस सर्विस, इंटीग्रेटेड वायरलेस सर्विस, ये आई से हो गया। और लास्ट में बचा सी, सी से हो जाता है कस्टमर, कहां लिखूं अब इसको, यहां रफ कर देता हूं, सी से हो जाता है कस्टमर प्राइवेट सर्विसेज। तो मतलब कि आपको मैजिक में इतनी सारी चीजें मिलती हैं। इसमें जो हुआ, इसमें जो सिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी फीचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्पीड तो बढ़ी ही बढ़ी, सिक्योरिटी फीचर बढ़ गए। जो डेटा रेट था वो डेटा रेट भी क्या हुआ, हाई हो गया, डेटा रेट भी क्या था, हाई हो गया। इसमें जो बैटरी थी, लेकिन इसकी कमियां क्या थी कि हमें हाई बैटरी पावर चाहिए था, क्योंकि ये बैटरी कंजम्पशन बहुत थी, ये टेक्निक बैटरी कंजम्पशन बहुत है, इसमें आपको बैटरी की पावर बहुत ज्यादा लगती है। और दूसरा, जटिल हार्डवेयर और विस्तारित मल्टीमीडिया चाहिए। इसके लिए जो हमें हार्डवेयर सिस्टम चाहिए, जो हमारा मोबाइल होता है, जो हार्डवेयर बनते हैं, वो हार्डवेयर हमें क्या चाहिए था, बहुत ज्यादा चाहिए था इस नेटवर्क को बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए। मतलब कुल मिला के ये टेक्निक बहुत ज्यादा कॉस्टली थी और बहुत ज्यादा आपकी क्या थी, मतलब ये कह लो कि जटिल थी। अब अगर इसी में दो वर्ड आए, वेवलाइट। अब ये व्यूलाइट क्या होता है, ये जल्दी से उसके बारे में समझने से पहले आप इस चीज को समझो और लिख लो, क्योंकि ये से क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पर ज्यादा चीजें समझाने के लिए नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपको याद करने हैं, क्योंकि फैक्चुअल चीजें यहाँ पर ज्यादा पूछी जाती हैं। तो जिनके मन में ये डाउट था कि सर सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं, फैक्चुअल नहीं बता रहे, तो भाई लोगों, जहां पर हमें थ्योरी की जरूरत पड़ेगी वहां पर थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, जहां पे फैक्चुअल की जरूरत है वो भी पड़ेगी। ऐसे ही 6 साल मैंने बर्बाद नहीं किए हैं पढ़ाने में, तो कुछ ना कुछ तो होगा एक्सपीरियंस, तभी आपको पढ़ा रहा हूं। तो जो लोग सवाल पूछते हैं ना, तो पहले उस चीज को चेक कर लो कि सामने वाला भी कुछ सोच समझ के ही पढ़ा रहा होगा। वीलाइट, वीलाइट क्या है, ये एक डिजिटल पैकेट होता है, एक डिजिटल पैकेट टेक्निक है। कुल मिलाकर ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी आवाज के साथ ही वीडियो भी भेजते हैं, और वीडियो को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, वीडियो की डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस इमेजेस। जब हम बहुत सारी इमेजेस, जो कंटिन्यूअस खींची गई इमेजेस होती हैं, उनको हम टाइम फ्रेम में कम करके जल्दी जल्दी चलाते हैं, तो वो क्या बनती है, वीडियो। तो वॉइस और वीडियो को जिस नेटवर्क के द्वारा हम एक साथ क्या करें,
ट्रांसफर करें नेटवर्क पे, मोबाइल कम्युनिकेशन में ट्रांसफर करें। और इस ट्रांसफर करने के लिए जो टेक्निक अपनाएंगे वो टेक्निक क्या कहलाएगी आपकी? वीओ लाइट, मतलब बोल्टी, जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोल्टी कहते हो। और इसमें हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, मतलब हम डेटा कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं, ना कि हम मोबाइल कम्युनिकेशन का प्रयोग करते। आगे सैटेलाइट के बाद हम डेटा कम्युनिकेशन जरूर पढ़ेंगे। मोबाइल के बाद हम आगे डेटा कम्युनिकेशन जरूर पढ़ेंगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये था आपका आज की क्लास का 4G तक। नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो 5G, ITU और ट्राई के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए।